गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब जब चाइना ने इंडिया पर वार किया है तब तब इंडिया ने पलटवार किया है। वेल, यहाँ इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इन पर पलटवार करेगा, क्योंकि चाइना को लगता है ये एशिया का सुपर पावर है और इन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये भी नया भारत है, पहले की तरह चुप नहीं बैठेगा। सभी को पता है इंडिया कितना पीसफुल कंट्री है, लेकिन अगर वही चाइना की बात आती है तो पूरी दुनिया जानती है ये कितना हॉस्टाइल कंट्री है। इसके ऑलमोस्ट सारे ही नेबर कंट्री से इश्यूज है। ये इंडिया को हमेशा प्रोवोक करता है, क्योंकि इसे लगता है ये एशिया का आने वाला सुपर पावर है। तो इसलिए इससे इंडिया की डेवलपमेंट देखी नहीं जाती और इसलिए तरह तरह की कोशिशें करता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। जब देखो तब बॉर्डर पर हमले करना, चोरों की तरह बॉर्डर में घुसकर वार करना और इंडियन लैंड को चाइना की प्रॉपर्टी बताना और पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज में फंड्स और वेपन्स प्रोवाइड करना ताकि वो इंडिया पर टेररिस्ट अटैक कर सके। और इतने से मन ना भरे तो तरह तरह के वायरसेस बना के पूरी दुनिया में फैलाना। कितना स्ट्रगल करते हैं ये। इनकी स्ट्रगल तो अनन्या पांडे के स्ट्रगल से भी काफी बड़ी है। बट वी आर इंडियंस, हमें चाहे कोई कितना भी नीचे लाने की कोशिश करे, हम रुकते नहीं। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। हमने चाइना के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में बात की और कैसे ये एक कंट्री में कई तरीकों से घुसपैठ करने की कोशिश करता है और इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इसे समझने में सबसे आगे रहा है और उसे एक साथ रखने में, जिसे एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिफेंस कहा जा सकता है, जहां इसने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा की है। इंडिया गालवान के कुछ वीक्स के अंदर चाइनीज एप्स को बैन कर रहा था। इसने हम में से बहुतों को सरप्राइज कर दिया था, जो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो अर्थशास्त्र की भूमि से नहीं है, जहां आपके पास इस तरह का 2000 सालों का स्ट्रेटेजिक कल्चर रहा है। 2000 years of strategic culture. हम सोच रहे थे कि एप्स को बैन क्यों किया गया, और फिर ये एक्सप्लेन किया गया कि ये स्पाईवेयर है, ये मेटा डाटा अब्सॉर्ब कर रहा है, ये चाइनीज को उनके एआई सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ये इंडियन पर लाभ उठाने के लिए बहुत अच्छी जासूसी टेक्निक है। ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एडवांटेज देता है, क्योंकि आप पता लगा सकते हैं कि इंडियन क्या कमांड दे रहे हैं और कब वो चाइनीज कंपनीज के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में अगर आपके पास फोन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक पहुंच है तो हार्मफुल एक्टिविटी का एक पूरा रेंज है जो कि इंडियन फोन्स पर उन चाइनीज एप्स को लाकर अकम्पलिश किया जा रहा था। कोई दूसरी कंपनीज अब तक ऐसा करने में कामयाब नहीं है। उसके बाद चाइनीज इन्वेस्टर्स और एफटी का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रीअसेसमेंट हुआ। चाइना भारत को मारता रहा। उन्होंने गालवान की तरह एक्टिवली नहीं किया, लेकिन वो आईफोन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पीछे चले गए और मुंबई इलेक्ट्रिकल ग्रिड को मारा। माओइस्ट ने करीब 20 लोगों को मार दिया। भारत के लिए खतरे का बड़ा रेंज था। भारत ने भी कई तरीकों से जवाब दिया। इसने बताया कि मुंबई इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ क्या हुआ, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ क्या हुआ। वहाँ कुछ अजीब लोग थे जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कुछ हिस्सों का सपोर्ट कर रहे थे। वहीं एक और डिस्कशन था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा था। जो चाइनीज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर पुश के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस भारत द्वारा किया गया था, कुछ ऐसा था जिससे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। I've personally learned a lot from. तो पहला कमेंट है लचित बोरपुखन। इन्होंने लिखा है, ये 2014 के बाद से ही ऐसा होने लगा था, नरेंद्र मोदी जी के इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से। इससे पहले इंडिया की कांग्रेस गवर्नमेंट, जिनके लीडर्स ने राजीव गांधी फाउंडेशन में किए गए बड़ी डोनेशंस के बदले कुछ प्राइवेट एग्रीमेंट्स किए और फिर कांग्रेस लीडर्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना किसी लड़ाई झगड़े के टेरिटरी चाइना को सौंप दिया। फिर हेमंत नवलकार ने लिखा है, डोंट फॉरगेट वियतनाम। वियतनाम ने यूएस और चाइना को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है। हमने अभी तक चाइना से इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है, हम उन पर डिपेंडेंट है। हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।
हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों को सस्ते चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ना कि अच्छी क्वालिटी। आज फॉरेन कंट्रीज में भी लोग देख रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स टिकाऊ होते हैं, चाहे वो ट्रक्स हो, बाइक्स हो, मेडिसिन हो या वैक्सीन हो। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। आई होप कि लोग वाइजली चूज करें, चीप प्रोडक्ट्स के बजाय क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स चूज करें। फिर नेक्स्ट कमेंट है मुरलीधरन केजी। इन्होंने लिखा है दुनिया भर में इमीडिएटली चाइनीज गेम भी बैन होना चाहिए। फिर एसडी ने लिखा है मजा तो तब आएगा जब क्वाड स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना की पॉलिसी रिजेक्ट करेगा और अभी के मैप को बदल देगा। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। फिर नेक्स्ट कमेंट है तन्मय भुयान। इन्होंने लिखा है मैं एक नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस इंडिया को चाइना को बेचने ही वाला था बस, लेकिन फिर राहुल गांधी आ गए। LOL। फिर SBS ने लिखा है चाइना को इंडिया से किसी भी तरह की पलटवार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन्हें किसी भी दूसरी कंट्री से कभी पलटवार का सामना नहीं करना पड़ा, जिनके साथ इन्होंने अपनी जबरदस्ती की रणनीति अपनाई थी। कुछ महीनों पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए और इंडिया से बिजनेस टाइज दोबारा नॉर्मल करने के बारे में पूछा। इंडिया इस मामले में बहुत क्लियर था कि नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं जब तक बॉर्डर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाते। साथ ही इंडिया ने कहा कि अगर चाइना चाहे तो हम बॉर्डर पर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए तैयार हैं। हम उनमें से नहीं है जो छुप कर वार करे, लेकिन अगर चाइना आक्रमण करता है तो हम पलटवार जरूर करेंगे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ इन्हें बिजनेस टाइज नॉर्मल करने हैं इंडिया से। अरे पहले बॉर्डर में सिचुएशन नॉर्मल करो, बिजनेस करेंगे हम ही से, फिर हमले भी हमारे ही देश में। ये कौन सा उसूल है? एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक्ड अकाउंट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इंडिया के कोरोना वायरस क्राइसिस पर मजाक बनाया, ये कहते हुए कि लाइटनिंग अ फायर इन चाइना वर्सेस लाइटनिंग अ फायर इन इंडिया। बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई और चाइना के प्रेसिडेंट ने मोदी जी से माफी मांगा और कॉन्डोलेंस दिखाई। लेकिन जिस गधे ने ये पोस्ट की वो या तो अंधा है या फिर उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसके पापा तो चाइना ही है ना तो ये होता और ना ही पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम्स होती। हम भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन इनसे दूसरों की ग्रोथ देखी कहाँ जाती है। फिर नेक्स्ट कमेंट है अविनाश कोल्ला। इन्होंने लिखा है हम और भी दोगुनी ताकत से वार करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। फिर विजय ने लिखा है ये नया भारत है हमारे रिस्पेक्टफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर, अब हम किसी से पीछे नहीं हटते। फिर बाबुल एसवाई ने लिखा है अगर मैं मोदी जी के जगह पर होता तो मैं तिब्बत, एक्साई चीन और जिंगजैंग से चाइनीज की इमीडिएट वेकेशन की मांग करता। इंडिया को चाइनीज अग्रेशन से निपटने के लिए ऊंची पहुंच और केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर एस मुखर्जी ने लिखा है इंडियंस चाइनीज की तुलना में AI में काफी आगे हैं। इंडिया में ज्यादा AI इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, लेकिन टॉप ऑटोमोटिव्स इंडिया में डेवलप किए गए AI के साथ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फिर ऐश मिम ने लिखा है इंडिया की एक पॉलिसी है कि हम कभी पहला वार नहीं करते, लेकिन अगर तुम परेशान करोगे तो हम बिना किसी दया के पलटवार करते हैं। जय हिंद। फिर नमन कुलश्रेष्ठा ने लिखा है मैं चाइना को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जब डोकलाम और दूसरे डिस्प्यूट हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस शुरू कर दिया और रिजल्ट के तौर पर $150 बिलियन के एक्सपोर्ट से हम सिर्फ 3 साल में $600 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। 17वें स्थान से 8वें सबसे बड़े एक्सपोर्टर तक, और 2030 तक हम तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं। फोन जैसे कई फील्ड में हम चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे। कार में हम सेकंड, ट्रक्स में थर्ड, टेक्सटाइल में 6th से 3rd। सो थैंक्स आवर लवली एनिमी। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।